हेलो दोस्तों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आपका एग्जामपुर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज की पर्यावरण विषय की दूसरी क्लास आज स्टार्ट होने वाली है। कल हमने पर्यावरण से संबंधित आपको इंट्रोडक्शन दिया था, पर्यावरण किसे कहते हैं तथा पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के क्षेत्र इत्यादि चीजों पर चर्चा हुई थी। इसके साथ साथ कल हमने पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोलॉजी और इकोसिस्टम दोनों के बारे में आपके सामने चर्चा की थी, वर्णन किया था। और अब हम पर्यावरण के कुछ प्रमुख क्षेत्रों, जैसे कल हमने बताया था स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो देखिए पर्यावरण का जो क्षेत्र हमने बताए थे वो कितने क्षेत्र बताए थे? 4। कितने बताए थे? 4 क्षेत्र पर्यावरण के अंतर्गत हमने बताए थे। पहला बताया था स्थलमंडल, दूसरा बताया था आपको जलमंडल, तीसरा बताया था हमने आपको वायुमंडल, और चौथा इसके साथ आपको बताया था हमने जैव मंडल। देखिए स्थल मंडल पर्यावरण का पहला क्षेत्र है और कल हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि पृथ्वी के भूपर्पटी का लगभग 29% भाग 29% एरिया स्थल मंडल कहलाता है। स्थलमंडल पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है ये भी हमने कल चर्चा की थी। पर्वत, पठार, मैदान, नदी इत्यादि चीजों को आप स्थलमंडल पर देखते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग इस समय स्थलमंडल पर ही मौजूद हैं और स्थलमंडल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ विशेष टॉपिक्स इस मंडल के अंतर्गत आते हैं, जैसे सौरमंडल, या इसके अंतर्गत ही हमको पढ़ना है पृथ्वी, अक्षांश, देशांतर, चट्टानें, भूकंप इत्यादि चैप्टर्स को हम आपके इस स्थल मंडल क्षेत्र के अंतर्गत कंप्लीट कराएंगे। तो सबसे पहले पर्यावरण के पहले क्षेत्र को डिटेल्ड तरीके से हम समझते हैं और स्थल मंडल के अंदर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं पृथ्वी और सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। चलिए, सौर मंडल, सोलर सिस्टम। यूपी टेट परीक्षा के अंतर्गत पिछले कुछ ईयर्स में 2016-2017 में सौर मंडल टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे टाइटन ग्रह किस ग्रह से संबंधित, टाइटन नामक उपग्रह किस ग्रह से संबंधित है। जैसे ध्रुव तारा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया कि कौन सी दिशा में यह दिखाई देता है। इसके बाद आपसे इसी के साथ साथ ही एक क्वेश्चन आया, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो यूपी टेट परीक्षा में विभिन्न प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं, इसलिए बड़ी गंभीरता से इस टॉपिक को देखिएगा। सौरमंडल आखिरकार होता क्या है। देखिए, सूर्य, उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स, तथा कुछ अन्य आकाशीय पिंड जैसे उल्कास्म व उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या पुच्छल तारे, ये सारी की सारी चीजें मिलकर सौरमंडल का निर्माण करती हैं। ये सारी की सारी चीजें मिलकर किसका निर्माण करती हैं? सोलर सिस्टम का निर्माण करती हैं या सौरमंडल का निर्माण करती हैं। इस सौरमंडल का जो जनक है यानी कि जो फादर है वो सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल का पिता कौन है? सूर्य, सन, जो एक तारा है। इसके बाद सूर्य, इस सौरमंडल को प्राप्त होने वाले प्रकाश
व ऊर्जा का स्रोत, प्रकाश व ऊर्जा का स्रोत क्या है? वो भी सूर्य है, वो भी सूर्य है। देखिए कल पारिस्थितिक तंत्र हमने समझाया था, पारिस्थितिक तंत्र में भी यूपीटेट परीक्षा के अंतर्गत एक प्रश्न आ चुका है कि पारिस्थितिक तंत्र को मिलने वाली ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? सूर्य, वो उसकी रोशनी ही पारिस्थितिक तंत्र को मिलने वाली ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। यहां भी हम आपको समझा रहे हैं कि सौर मंडल को मिलने वाला जो प्रकाश और ऊर्जा है उसका मेन सोर्स सूर्य ही है। क्या है? सूर्य ही है। इस सौर मंडल टॉपिक के अंतर्गत हमें सूर्य के बारे में, ग्रहों के बारे में, उपग्रहों के बारे में, उल्कास मुल्का पिंड के बारे में, क्षुद्र ग्रहों के बारे में, धूमकेतु या पुच्छल तारों के बारे में चर्चा करनी है। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड पिछली वर्ष में जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स के साथ ही साथ मैं आपको क्लियर करवाता चलूंगा। चलते हैं, सबसे पहले थोड़ी सी हल्की सी चर्चा करते हैं सूर्य की और फिर सीधे चलेंगे ग्रहों के बारे में। सबसे पहले देखिए सूर्य, सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। और तारा क्या होता है? वे सभी आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा हो वो तारे कहलाते हैं। वे सभी आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा हो वो क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। और सूर्य एक तारा है, वो भी युवा पीला तारा है जो हमारी आकाशगंगा जिसे मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है उस मंदाकिनी की दूसरी भुजा पर स्थित है और हमारे सौर मंडल का पिता है, सौर मंडल को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद सूर्य के बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखें सूर्य का जो धरातल है, आज दिन के समय हम अपनी छत से सूर्य नारायण को देखें तो सूर्य का जो भाग आज हमें दिखाई देगा वो सूर्य का धरातल है। और सूर्य का धरातल प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहलाता है। प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। जिस प्रकार पृथ्वी पर एक वृहद वायुमंडल मौजूद है उसी प्रकार सूर्य का भी एक वायुमंडल है। देखिए, और सूर्य का जो वायुमंडल है उसे हम क्रोमोस्फीयर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्रोमोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ये सूर्य का वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। क्या ये सूर्य का वायुमंडल अथवा एटमॉस्फेयर है? देखिए इसके बाद अगर हम चर्चा करें सूर्य की एक सबसे बाहरी परत भी है, मोस्ट आउटर लेयर। देखिए सबसे बाहरी परत जो सूर्य की है उसको हम किरीट या कोरोना के नाम से जानते हैं। किरीट या कोरोना के नाम से जानते हैं। सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत, उसको हम क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना। साधारण अवस्था में किरीट या कोरोना हमें दिखाई नहीं देती है और साधारण अवस्था में हमें क्या चीज दिखाई देती है? सूर्य का केवल धरातल। लेकिन जब कभी पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो ऐसी स्थिति में हमें चंद्रमा के चारों ओर एक सफेद रंग की रिंग दिखाई देती है, सफेद कलर की। और वो दिखने वाली सफेद कलर की जो रिंग है उसी को डायमंड रिंग कहते हैं। और वो डायमंड रिंग कौन सी है? यही किरीट या कोरोना। अर्थात किरीट या कोरोना को केवल और केवल एक ही स्थिति में देखा जा सकता है और वो स्थिति है सूर्य ग्रहण की स्थिति। कौन सी स्थिति? सूर्य ग्रहण की स्थिति। ये सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे तो हम एक बार फिर रिवाइज करा रहे हैं। सूर्य क्या है? एक तारा है। क्या है? एक तारा। सौरमंडल का पिता है। सौरमंडल को प्राप्त होने वाले प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत मुख्य रूप से सूर्य ही है। सूर्य का धरातल प्रकाश मंडल कहलाता है। सामान्य अवस्था में हमें केवल और केवल सूर्य का धरातल ही दिखाई देता है और सूर्य पर वायुमंडल भी मौजूद है जिसे हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं। इसके बाद चर्चा की जाए भैया
बोल लगाना है कमेंट। इसके बाद चर्चा अगर की जाए तो सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है, सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है वो किरीट या कोरोना है। क्या है? किरीट या कोरोना है, और वो केवल और केवल सूर्य ग्रहण के समय ही हमें दिखाई देती है। किसके समय दिखाई देती है? सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ और चर्चा करेंगे ग्रहों की। प्लैनेट्स, प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट्स की चर्चा करनी है। देखिए, अगर हम चर्चा करें प्लैनेट्स की तो प्लैनेट्स क्या हैं? वे सभी आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा नहीं है तथा जो किसी तारे के या सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तथा उनकी कक्षा किसी अन्य ग्रह की कक्षा को काटती भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो पिंड, वो आकाशीय पिंड क्या कहलाएगा? ग्रह कहलाएगा। 3 स्थितियां देखिए। पहली स्थिति ये कि पहली स्थिति क्या है कि उसका स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी स्थिति क्या है कि वो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाना चाहिए, और तीसरी स्थिति क्या है कि उसकी कक्षा किसी अन्य ग्रह की कक्षा को काटनी भी नहीं चाहिए। आप सबके कमेंट मैं अब देख पा रहा हूं, और सर सुन लिया, बिल्कुल गौतम जी बिल्कुल सुन लिया। बोर्ड का कलर चेंज कर लें, बोर्ड का कलर तो दिखाई दे रहा है, देखिए बोर्ड को ब्लैक कर लें। प्रिया मैम बोलिए क्या कह रही हैं? बोर्ड का कलर चेंज कर लें, बोर्ड का कलर चेंज करने बोल रहे हैं बच्चे। अब देखिए, अब आपको कोई दिक्कत? देखिए मैं लिख के दिखा रहा हूं, ये कलर भी सही नहीं है। चलिए अब ब्लैक कर लिया, बिल्कुल ब्लैक। अब तो ठीक है, बोलिए जल्दी से, फटाफट कमेंट करिए। ठीक है, चलिए ब्लैक हो गया सर। नीरज जी बोर्ड को मैंने ब्लैक कर लिया, और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ग्रहों के बारे में चर्चा चल रही थी, प्लैनेट्स के बारे में, और मैं आपको समझा रहा था, प्लैनेट्स के बारे में मैं आपको समझा रहा था कि 3 क्लॉजेज होनी चाहिए किसी आकाशीय पिंड को ग्रह कहने के लिए। पहली क्लॉज क्या है कि पहली क्लॉज क्या है कि वो उस आकाशीय पिंड का स्वयं का लाइट और एनर्जी यानी कि प्रकाश और ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। दूसरी क्लॉज कि सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में या ऑर्बिट में चक्कर लगाता हो, और तीसरी क्लॉज क्या है कि उसकी कक्षा या ऑर्बिट अदर प्लैनेट की किसी अन्य ग्रह की कक्षा या ऑर्बिट को काटनी नहीं चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? किसी अन्य ग्रह की कक्षा को काटनी नहीं चाहिए, तब जाकर वो आकाशीय पिंड क्या कहलाएगा? ग्रह। देखिए, जब हम छोटे थे तो पढ़ते थे कि हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, लेकिन वर्तमान समय में थोड़े से बड़े हुए तो आज हम पढ़ते हैं कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। देखिए, यहां पर मैंने ग्रहों की जो परिभाषा आपको दी, वो परिभाषा डिसाइड हुई 2006 में। यूरोप का एक देश है चेक रिपब्लिक, और चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में, कहां पर? प्राग में अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय खगोलज्ञों की एक बैठक हुई और उस बैठक में ग्रहों की डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट्स डिसाइड की गई। और वो डेफिनेशन में कितने क्लॉजेस थे, 1, 2 और 3। यानी कि उसका स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा नहीं हो, लाइट एंड एनर्जी नहीं होनी चाहिए स्वयं का। दूसरा, सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा हो, उसकी जो ऑर्बिट है, उसका जो पाथ है वो एकदम फिक्स होना चाहिए। और तीसरी क्या है कि उसकी ऑर्बिट किसी अदर प्लेनेट की ऑर्बिट को काटनी नहीं चाहिए, तब वो ग्रह कहलाएगा। लेकिन जो वरुण नामक ग्रह है, लेकिन जो वरुण नामक जो ग्रह है उसकी कक्षा को यम की कक्षा काटती थी। यानी कि देखिए यहां पर एक ग्रह हुआ करता था यम, और इधर एक ग्रह है वरुण, और यम की कक्षा क्या करती थी, देखिए वरुण की कक्षा को ओवरलैप करती थी। ये नेपच्यून है और ये यम या प्लूटो, कौन सा ये, यम या प्लूटो। और यम की कक्षा क्या करती थी, वरुण की कक्षा को काटती थी। इसलिए 2006 में हमने क्या किया कि यम ग्रह से, प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया। क्या कर दिया, ग्रह का दर्जा छीन लिया हमेशा हमेशा के लिए, और इसको बोना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट सिद्ध कर दिया। क्या कर दिया, ड्वार्फ प्लैनेट सिद्ध कर दिया। और इस प्रकार वर्तमान समय में हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, 8। कितने, 8। कितने, 8। समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। उन सभी ग्रहों की चर्चा करेंगे जो वर्तमान समय में मौजूद हैं। देखिए ये हमारे सूर्य देवता हैं, उम्मीद करता हूं अब और अच्छी तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। सूर्य के पास जो ग्रह हैं उनका मैं सीरियल यहां बना रहा हूं। देखिए थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। सूर्य नारायण ये हैं हमारे सूर्य, इनके सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है, बुध, मरकरी, इसके बाद शुक्र यानी कि वीनस, इसके बाद पृथ्वी, अर्थ, इसके बाद मंगल या मार्स, इसके बाद बृहस्पति या जुपिटर, इसके बाद सैटर्न, इसके बाद सैटर्न या शनि, इसके बाद अरुण, और इसके बाद वरुण, नेपच्यून। अरुण को इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस। ये 8 ग्रहों का सूर्य से दूरी के अनुसार जो क्रम है वो आपके सामने है। देखिए सबसे सूर्य के नजदीक ग्रह बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे प्लैनेट्स। इन सभी प्लैनेट्स की एक एक करके चर्चा आज मैं इसी क्लास के अंदर करूंगा। इन प्लैनेट से क्वेश्चन आए हुए और उन क्वेश्चंस को, कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। चलते हैं, सबसे पहले चलेंगे हम बुध की ओर। सबसे पहले कहां चलेंगे, बुध की ओर चलेंगे। तो सूर्य के, ये सूर्य देवता, देखिए तो सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है, बुध।
सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है? बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी बुध ही है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। तो ये सूर्य के सबसे नजदीक है। दूसरा सबसे छोटा ग्रह भी है। चूंकि ये सूर्य के अत्यधिक नजदीक है, इसलिए सूर्य की परिक्रमा करने में इसे सबसे कम समय लगता है, क्योंकि सबसे कम दूरी इसको तय करनी होती है। इसलिए अतः ये मात्र 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। कितने दिन में? 88 दिन में मात्र। और पृथ्वी कितने दिन में करती है? लगभग 365 दिन और 6 घंटे में। इसको मात्र 88 दिन लगते हैं। ये मैक्सिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर वाला प्लैनेट है। अर्थात मैक्सिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब है सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह। तापांतर का मतलब क्या है? तापमान के सर्वाधिक अंतर वाला ग्रह है। यानी दिन और रात के तापमान में सबसे ज्यादा अंतर जो पाया जाता है वो बुध ग्रह पर पाया जाता है। कहां पर? बुध ग्रह पर। देखिए यहां दिन का जो टेम्परेचर है वो लगभग 390 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और रात्रि का जो टेम्परेचर है वो चला जाता है -170 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और जो दिन और रात के तापमान के बीच जो अंतर आ रहा है वो आप देख लीजिए 560 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ रहा है। कितना? 560 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा दिन और रात के तापमान में अंतर किस ग्रह पर होगा? बुध ग्रह पर। इसीलिए सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। इस ग्रह पर वायुमंडल, एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता। इस ग्रह का साथ ही साथ कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि उपग्रह भी नहीं है, वायुमंडल भी नहीं है। देखिए 5 या 6 पॉइंट्स इस ग्रह से बचे। 5 या 6 पॉइंट इस ग्रह से बचे, वो बने। वो कौन कौन से हैं? पहला, इसका कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा, इस पर वायुमंडल भी नहीं है। सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और यह सूर्य की एक परिक्रमा मात्र 88 दिन में पूरी करता है। इसमें यह ग्रह जो है सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। यहां दिन में तापमान लगभग 390 डिग्री सेल्सियस और रात्रि में -170 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 560 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो जाता है दिन और रात के तापमान में। इसलिए सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह भी कौन सा है? बुध है, मरकरी है। जल्दी से उतारिए फटाफट से इसको। ये काफी इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट्स थे जो बुध से बन सकते हैं। शुक्र की ओर चलते हैं। अगला ग्रह शुक्र है। देखिए यहां पर हमने आपको बताया था बुध के बाद अगला ग्रह कौन सा आ रहा है? शुक्र। तो शुक्र की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे सूर्य देवता हैं और यहां पर बुध के बाद किसका स्थान आ रहा है? शुक्र का। शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? वीनस। शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीनस। देखिए वीनस से बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं, इनको आप मेरे साथ साथ उतारते चलिएगा, कॉपी करते चलिएगा। देखिए पहला पॉइंट जो वीनस से निकल कर आता है वो क्या है कि सूर्य का दूसरा सबसे नजदीक ग्रह। कौन सा नजदीक? दूसरा सबसे नजदीक ग्रह। और देखिए पृथ्वी के 2 ग्रह नजदीक हैं। पृथ्वी के 2 ग्रह नजदीक है। यहां देखिए आप, पृथ्वी के लिए एक शुक्र नजदीक है और दूसरा मंगल नजदीक है। और इन दोनों में पृथ्वी के जो सबसे नजदीक स्थित ग्रह है वो शुक्र है। कौन सा? शुक्र। तो शुक्र सूर्य का दूसरा सबसे नजदीक और पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह है। किसका? पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुक्र ग्रह क्या है? पृथ्वी का सबसे नजदीक स्थित ग्रह है। इसके बाद शुक्र सूर्य की एक परिक्रमा करने में 225 दिन का समय लेता है।
कितने दिन का? 225 दिन का। बुध कितने दिन का ले रहा था? मात्र 88 दिन का। और शुक्र को कितना समय लगता है? 225 दिन, क्योंकि शुक्र बुध की अपेक्षाकृत थोड़ी ज्यादा दूर है और इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय वो सूर्य की एक परिक्रमा करने में ले लेता है। देखिए इसका भी, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि कोई भी आकाशीय पिंड ऐसा नहीं है जो शुक्र के चारों ओर चक्कर लगाता हो। देयर इज नो सैटेलाइट ऑफ वीनस। इसके बाद अगर हम चर्चा करें शुक्र की, तो शुक्र आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के बराबर है, यानी कि साइज और मास में लगभग ये पृथ्वी के बराबर है। और साइज और मास में पृथ्वी के बराबर होने के कारण इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? द ट्विन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं इसको, पृथ्वी की जुड़वा बहन। देखिए शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, सूर्य के प्रकाश का सबसे ज्यादा परावर्तन कर रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा चमकता है। और जो भी ग्रह ज्यादा चमकता है उसे क्या कहते हैं? सौंदर्यवान। क्या कहते हैं? सौंदर्यवान। और इसीलिए शुक्र को बोला जाता है सौंदर्य का देवता, सौंदर्य का देवता। और ये क्या है? सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। इसके बाद चूंकि ये सब चमकता है इसलिए हमें कैसा लगेगा? तारा समान। कैसा लगेगा? स्टार की जैसा, तारे की जैसा। सुबह के समय हम इसे पूर्व दिशा में चमकता हुआ देखेंगे और शाम के समय इसे पश्चिम दिशा में चमकता हुआ देखेंगे। और जब चमकता हुआ सुबह और शाम ये दिखाई देता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सांझ का तारा और भोर का तारा, यानी कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। चलिए, सांझ का तारा, भोर का तारा। इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी हमने कह दिया। अगर हम बात करें वायुमंडल की, तो यहां वायुमंडल काफी विरल है। एटमॉस्फेयर वीनस पे काफी विरल है, बहुत स्पार्स है। और जो भी वायुमंडल मौजूद है उसमें CO2 गैस की मात्रा सबसे ज्यादा है। कौन सी गैस है? CO2 गैस की मात्रा सबसे ज्यादा है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर CO2 कितनी है? 0.03, जो कितना होने जा रही है? 0.04%। और देखा पसीना आ रहा है, पसीना क्यों? क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। किसके कारण? CO2 के कारण। 0.03% CO2 ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट में 60% पार्टिसिपेशन करती है। और आप बताइए कि जब वीनस पर CO2 की मात्रा 90% है, कितना? 90%, तो इसको कितना गर्म करेगी? बहुत गर्म करती है। और यही कारण है कि जो आपका शुक्र है वो पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, मोस्ट वार्म प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। कौन सा? शुक्र। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। देखिए यहां बहुत सारे पॉइंट बने शुक्र से, एक बार दोबारा रिवाइज करिए। मैंने बताया शुक्र सूर्य का दूसरा सबसे नजदीक ग्रह और पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह। यह मात्र 225 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, नो सैटेलाइट। आकार द्रव्यमान में पृथ्वी के लगभग बराबर होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश का ज्यादा परावर्तन करने के कारण यह बहुत ज्यादा चमकता है, इसीलिए सौंदर्य का देवता कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह है ये। सुबह से पूर्व में और शाम को पश्चिम दिशा में चमकता हुआ देखा जा सकता है, इसलिए इसको सांझ का तारा और भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। इसके बाद इस पर वायुमंडल काफी विरल है और जो भी वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% मात्रा में मौजूद है। और यही कारण है कि शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह भी है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, वीनस। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सबके मैं कमेंट को पढ़ रहा हूं। कपिल दीक्षित जी,
आ गए क्लास लेने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पर क्लास पे ध्यान दीजिए, कहीं और नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नोट कर लिया। मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं मैं अगले ग्रह की ओर। और अगला ग्रह आपके, अगला ग्रह है सूर्य के, देखिए तीसरा सबसे नजदीक स्थित ग्रह है बुध, शुक्र और उसके बाद पृथ्वी। किसकी रैंक आती है बुध और शुक्र के बाद? पृथ्वी। मरकरी, वीनस, अर्थ। देखिए वीनस कौन सा ग्रह है जिसको अभी अभी हमने पढ़ा, और अर्थ कौन सा ग्रह जिस पर हम रह रहे हैं? किस कौन से ग्रह पे हम रह रहे हैं? पृथ्वी पर। किस पे? पृथ्वी पर। सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह। कौन सा? 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन? पृथ्वी। 5वां सबसे बड़ा ग्रह। देखिए पृथ्वी के पॉइंट्स की चर्चा करते हैं। 5वां सबसे बड़ा ग्रह है ये। दूसरा पॉइंट, अगर पृथ्वी के बारे में बात करें तो देखिए पृथ्वी के कल की क्लास में ही हमने चर्चा की थी, 71% पार्ट पर जलमंडल हाइड्रोस्फीयर का विस्तार है, और 71% पार्ट पर जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर होने के कारण जब स्पेस से, अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी कैसी दिखेगी? ब्लू ब्लू ब्लू, नीली। और इसी के कारण पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। सूर्य की एक परिक्रमा की अगर हम चर्चा करें तो बुध कितने दिन में कर रहा था? 88 दिन। शुक्र कितने दिन में कर रहा था? 225 दिन। और पृथ्वी कितने दिन में करेगी? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। कितने में? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में। आया समझ में कि नहीं आया? बहुत थोड़ी, सबसे नजदीक कौन? बुध, इसलिए सबसे पहले परिक्रमा कर ली। फिर शुक्र, थोड़ा ज्यादा समय लगा। फिर पृथ्वी, थोड़ा उससे ज्यादा समय लगा। इसके बाद हम बात करें उपग्रहों की, तो बताइए जल्दी से, फटाफट कमेंट करके बताइए बुध के कितने उपग्रह हैं? बुध के कितने उपग्रह हैं? एक भी नहीं। वंदना मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुमूल्य समय दे रही हैं और मेरा हौसला भी बढ़ा रही हैं। थैंक यू वेरी मच। श्योर सक्सेस एकेडमी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कपिल दीक्षित जी, मैं समझ गया, क्लास लीजिए आराम से। सतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उपग्रह बुध के कितने? 0, नील भाई, सन्नाटा। शुक्र के कितने? 0। और पृथ्वी का कितना? 1। कौन सा? चंदा मामा। कौन सा? चंदा मामा, यानी कि चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। अगर हम वायुमंडल की बात करें तो पृथ्वी पर वायुमंडल है कि नहीं है? बोलो, है। पृथ्वी पर वायुमंडल है। और यूपी टेट परीक्षा में वायुमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है कि पृथ्वी के वायुमंडल में 99% मात्रा में कौन सी 2 गैसें हैं? देखिए 2 गैसें N2 प्लस O2 दोनों का परसेंटेज मिलाकर कितना बनता है? 99%। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% है N2 यानी कि नाइट्रोजन, और लगभग 21% है ऑक्सीजन, और 78% और 21% मिलकर कितना हो जाता है? 99%। 2 प्रश्नों पर जो यूपी टेट परीक्षा में आ चुके हैं उन पर चर्चा हो चुकी है। एक प्रश्न यूपी टेट परीक्षा में आया कि सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है, तो आप तुरंत लपक के जवाब दे दोगे बुध। और दूसरा प्रश्न जो आया वो अभी अभी हमने चर्चा की कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी 2 गैसें सबसे ज्यादा यानी 99% मात्रा में है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कौन सी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये पृथ्वी से संबंधित कुछ तथ्य थे।
हमने बताया आपको कि पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। 71% भूभाग पर पानी या जलमंडल का विस्तार होने के कारण ऊपर से देखने पर कैसे दिखाई देता है? नीला, और नीला ग्रह कहलाता है। 365 दिन और लगभग 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और इस पर वायुमंडल मौजूद है जिसमें 99% मात्रा मात्र 2 गैसों की है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। ये पृथ्वी है आपकी। चलते हैं अगले ग्रह की ओर। उम्मीद करता हूं कि पृथ्वी बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में आई होगी। और अगला ग्रह है, देखिए, सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद मंगल। कौन सा? मंगल। देखिए, मंगल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी चर्चा करेंगे। देखिए, मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? लाल ग्रह। एक पॉपुलर क्वेश्चन है। अखिलेश जी, पीडीएफ नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं आपको कॉपी करवा रहा हूं। यहां पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िए, क्लास नोट्स बनाइए। सबसे बेहतरीन प्रकार के नोट्स कौन से होते हैं? क्लास नोट्स। पीडीएफ अगर 6 पेज की दे दी जाए तो आप पढ़ नहीं पाओगे। मेरे साथ साथ क्लास नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए इनका। मैं अखिलेश कुमार गंगवार जी, मैंने बहुत बार टाइप कर दिए, आप सब पढ़ लिया मैंने। मेरे साथ साथ पढ़िए, मेरे साथ साथ नोट करिए इनको। प्रमोद जी, राम राम। ठीक है, चलते हैं आगे। और अगला मैं बता रहा था मंगल के बारे में कि लाल ग्रह पॉपुलर क्वेश्चन है। रेड प्लैनेट किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाता है कौन सा? मंगल। कौन सा? मंगल। क्यों कहते हैं इसे रेड प्लैनेट? क्योंकि इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? आयरन ऑक्साइड की प्रधानता। और आयरन ऑक्साइड की प्रधानता के कारण, इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड की प्रधानता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर लाल दिखाई देता है और हम इसको क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। देखिए, एकमात्र सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है। किसकी संभावना? जीवन की संभावना। पृथ्वी पर जीवन की संभावना नहीं है, पृथ्वी पर जीवन मौजूद है। मैं हूं, आप हैं, इसका मतलब जीवन है। और पृथ्वी पर किन कारणों से जीवन है? 3 कारणों से। एक तो टेम्परेचर फेवरेबल है जीवन के, दूसरा जल है, और तीसरा वायुमंडल है। क्या क्या जीवन के लिए 3 चीजें पृथ्वी पर कौन कौन सी हैं? जल, अनुकूल तापमान और वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। और इन तीनों चीजों के फेवरेबल होने की संभावना मंगल पर व्यक्त की जाती है। यानी फिर मंगल पर अनुमान लगाया जाता है कि जल यहां भी है, यहां भी वायुमंडल मौजूद होने की संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं। और फेवरेबल टेम्परेचर, चूंकि ये सूर्य के बहुत ज्यादा पास भी नहीं है और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि यहां भी जीवन के फेवरेबल टेम्परेचर, अनुकूल तापमान मिल सकता है। और इसीलिए यह संभावना व्यक्त की जाती है कि पृथ्वी के अलावा अगर सौरमंडल में कहीं जीवन हो सकता है तो किस पे? मंगल पे। इसके बाद हम बात करेंगे सूर्य की परिक्रमा की। बुध ने 88 दिन लिए थे, शुक्र ने 225 दिन ले लिए, पृथ्वी ने 365 दिन और लगभग 6 घंटे का समय ले लिया, और हमारे मंगल महोदय 687 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करते हैं। अर्थात जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाएंगे, परिक्रमण अवधि, रिवॉल्यूशन टाइम, सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगा समय बढ़ता चला जाएगा। क्या होगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्लास अच्छी लग रही होगी। जोश के साथ पढ़ते चलिए। आपको मैं आपका छोटा या बड़ा भाई, आपको यूपी टेट परीक्षा क्रैक करा के ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। गुलशन जी नमस्ते। राज ठाकुर जी
मेरी बात करिए, किसी और की नहीं। चलिए चलते हैं। तो देखें, मंगल के बारे में कुछ अदर पॉइंट्स की चर्चा करते हैं। बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का कितना उपग्रह? एक। कौन सा? चंद्रमा। कौन सा बोलो? चंद्रमा। और मंगल के कितने उपग्रह हैं? बोलिए फटाफट से, मंगल के कितने उपग्रह हैं? मंगल के उपग्रहों की संख्या 2 है। कितने? 2। कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। कितने? फोबोस और डीमोस। कितने उपग्रह? 2। और इनमें से जो डीमोस नामक सैटेलाइट है वो सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट है, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सौर मंडल का सबसे छोटा जो उपग्रह है वो मंगल ग्रह से संबंधित है, उसका नाम क्या है? डीमोस। क्या नाम है? डीमोस। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगर हम मंगल ग्रह के बारे में बात करें, हमारी पृथ्वी पर कौन सा सबसे ऊंची चोटी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। अगर मंगल ग्रह की अगर हम बात करें तो यहां एक पर्वत है निक्स ओलंपिया। कौन सा पर्वत है? निक्स ओलंपिया। और निक्स ओलंपिया नामक पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। कितना? 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। इस प्रकार ये सारे पॉइंट्स जो यहां बने वो मंगल ग्रह से संबंधित है। किस ग्रह से? मंगल से, मार्स से। क्या इसे लाल ग्रह कहते हैं? जीवन की संभावना वाला ग्रह है। 687 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। 2 इसके उपग्रह, जिनमें से डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, और निक्स ओलंपिया नामक पर्वत जो मंगल ग्रह पर स्थित है वो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। ये पॉइंट्स मंगल से बने। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। मेरी मेहनत सफल हो रही होगी अगर आपको ये चीज समझ में आ रही हो। चलिए देखते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, व्यूज बढ़ते जा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है ये, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए वीडियोस को। आपका कोई भी यार दोस्त, सखा संबंधी छूट न जाए। यूपी टेट की फ्री स्पेशल क्लासेस, वो भी अरुण सक्सेना सर के द्वारा पर्यावरण पढ़ाया जा रहा है, आगरा की प्रतिष्ठित फैकल्टी के द्वारा, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई छूट न जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अपने भाई बहन सखा संबंधी सबको जोड़िए। 3 बजे का टाइम ध्यान रखिए। खाना खा लीजिए 3 बजे से पहले, नाश्ता कर लीजिए, चाय पी लीजिए, 3 बजे कोई काम नहीं होना चाहिए। पर्यावरण की क्लास चलेगी, इसलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला ग्रह मंगल के बाद जो आता है वो कौन सा? देखिए एक बार फिर आप बताइए। सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, और मंगल के बाद बृहस्पति। कौन सा? जुपिटर, बृहस्पति। और अब हम बृहस्पति से संबंधित तथ्यों की चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए बृहस्पति से संबंधित तथ्यों की चर्चा करें तो यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बोलिए जल्दी, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति है। देखिए आकार में इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि बहुत सारे ग्रह मिलकर भी बृहस्पति की बराबरी नहीं कर सकते। और इसी कारण इसे मिनिएचर सोलर सिस्टम, लघु सौर तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लघु सौर तंत्र कहते हैं। मिनिएचर सोलर सिस्टम इसको बोला जाता है, लघु सौर तंत्र, के बहुत बड़ा है। इसके बाद बृहस्पति ग्रह के जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, वो 67 है।
67। पिछले वर्षों तक हम पढ़ते थे कि सौर मंडल में सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। लेकिन दोस्तों पिछले वर्ष ही शनि के 20 नए उपग्रहों की खोज हुई है। कितने? 20 नए। पहले 62 हुआ करते थे और बृहस्पति के 67 सैटेलाइट्स की खोज हो चुकी थी। इसलिए हम कहते थे कि बृहस्पति सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में शनि का आंकड़ा कितना पहुंच गया? 82, और बृहस्पति रह गए कितने पे? 67 पर। इसलिए 67 सैटेलाइट्स हैं इसके। और इन 67 में से एक है गैनीमेड, और गैनीमेड नामक उपग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा? सबसे बड़ा उपग्रह। इसके बाद एक पॉइंट बनता है विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह एक पॉपुलर क्वेश्चन है। लाल ग्रह कौन सा? मंगल। और विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा? जुपिटर यानी कि बृहस्पति। बोलो, जुपिटर यानी कि बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। लघु सौर तंत्र किसे कहते हैं? बृहस्पति को। गैनीमेड किस ग्रह से संबंधित है? बृहस्पति से। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। बृहस्पति ग्रह के कितने सैटेलाइट हैं? 67। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ये सारे के सारे तथ्य, सारे क्वेश्चंस किस ग्रह से बने? बृहस्पति से। चलिए आज इतना ही। जितना भी अभी इस क्लास में मैंने समझाया एक बार दोबारा से रिवाइज करें। बिल्कुल रटा दूंगा, बस 2 मिनट चाहिए आपके। शुरू पे चलते हैं। देखिए हमने आज आपको समझाया सौरमंडल किसे कहते हैं। सूर्य, उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्कास, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या पुच्छल तारे मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसका पिता सूर्य है और जिसको मिलने वाले प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है। देखिए इसके बाद हमने आपको समझाया सूर्य के बारे में कि सूर्य का धरातल प्रकाश मंडल कहलाता है। सामान्य अवस्था में हम प्रकाश मंडल को ही देख पाते हैं, और सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य की सबसे बाहरी परत किरीट या कोरोना दिखाई देती है। इसके बाद सीधे हम ग्रहों की ओर गए, और ग्रहों के बारे में देखिए ये चित्र हमने बताया आपको। सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह बुध है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध है। शुक्र के बारे में बताया हमने, पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है, ये सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। इसके बाद पृथ्वी आई। पृथ्वी के बारे में बताया, इसे नीला ग्रह कहते हैं, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन मौजूद है। और इसके अलावा मैंने इसके बारे में बताया कि 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और इस पर 99% गैसों की जो मात्रा है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। मंगल लाल ग्रह है। इसका जो उपग्रह डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका जो एक उपग्रह गैनीमेड जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह भी है, और इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। इसके बाद शनि, अरुण और वरुण की चर्चा करेंगे कल की क्लास में। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास मेरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आपको क्लास? अच्छी लगी होगी। बने रहिए मेरे साथ। कल फिक्स 3 बजे आपसे मुलाकात होगी। मिलते हैं कल।